गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल हमने कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2 फसलों के त्योहार में आधा भाग पढ़ा था। तो आज भाग 2 के रूप में हम आगे को इस पाठ को जारी करते हुए पढ़ेंगे और देश के विभिन्न राज्यों के बारे में नई जानकारी इस त्योहार के बारे में प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फसलों के त्योहार। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल अरहर कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे से 12 बजे तक की धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान में की ओर नज़र उठा के देखें तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म जाति आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य ढक सा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं के बारे में जानकारी। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी भी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ घुघती खाओ, लेको बड़ो मकदे सोने को घड़ो, खाले पूरी मकदे सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के अनाजों की खिचड़ी। कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। अरे, तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना का विशेष महत्व है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई अन्य त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में इस बात की चर्चा करोगे तो तुम्हें जानकर ये हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने फसलों के त्योहारों के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त की और नई नई प्रकार के हमें विधि पता चली त्योहार मनाने की। तो अब हम पाठ से आगे चलते हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान से लिखेंगे और नोट करने वाली बातें अपनी कॉपी या किताब में नोट भी करेंगे। मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब समझ रहे हो? बच्चों, इस बात से क्या पता चल रहा है? क्या खिचड़ी कोई पकवान के बारे में बोल रहे हैं वो, या किसी और के बारे में? नहीं बच्चों, यहाँ पर खिचड़ी का मतलब त्योहार से है। जाड़ों में जो खिचड़ी का त्योहार आता है, उस समय से के लिए कहा गया है कि ऐसा जाड़ा खिचड़ी में पहले कभी नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूर्य बिल्कुल ना दिखे, बिल्कुल ना निकले? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? बच्चों, क्या होगा? आप लोग अंदाज़ा लगाइए। अगर सूरज निकले ही ना तो क्या होगा? पहले तो अंधेरा ही रह जाएगा, रात ही रह जाएगी, सुबह होगी ही नहीं और हमारे सारे काम रुक जाएंगे।
हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग सूची बनाएंगे कि सूरज नहीं निकलेगा तो आप क्या क्या नहीं कर पाएंगे। तो आप इस किताब में पेंसिल से इसमें भरेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अपने साथियों से बातचीत करो, लिखो। बाहर देखने के समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती, समय का अनुमान किस तरह लगाते होंगे? तो बच्चों, पाठ में एक जगह आया है कि बाहर देखने से समय का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि सूरज नहीं निकला था, बाहर बहुत ठंड थी, कोहरा था, तो समय का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी है, अभी बहुत जल्दी सुबह है, पर ऐसा नहीं था। पर उन्हें अंदाज़ा किस तरीके से आ रहा था? घर में चल रही चहल पहल से। त्योहार की तैयारियां हो रही थी, लोग काम कर रहे थे, तो तब उससे अंदाज़ा लग रहा था कि काफ़ी देर हो चुकी है। तो जब घड़ी नहीं होती है तो लोग इसी प्रकार से काम के अनुसार, सूर्य के अनुसार अंदाज़ा लगा के काम अपना करते हैं, ठीक है ना। तो आगे तुम्हारी जुबान। क है, आज ई लोग के उठे के नइखे का। ख है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों में अपने घर की भाषा में लिखो। तो बच्चों, ये भाषा हमें आती नहीं, पर हम अंदाज़ा लगा ले रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। पहले वाक्य में कह रहे हैं, आज ई लोग के उठे के नहीं खा। क्या आज लोग ये नहीं उठेंगे? दूसरा वाक्य है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। जा भाग के देख के आओ, केले के पत्ते आए हैं कि नहीं। तो बच्चों, इन वाक्यों को अब आप लोग अपनी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत तेरे रंग अनेक। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ्स, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को अपनी कक्षा में प्रस्तुत करें। तो बच्चों, ये काम एक गतिविधि के रूप में दिया है हमें, पर अभी हम ये नहीं कर सकते हैं। इन उदाहरण जो दिए हैं हमें, इन पर हम कुछ चर्चा करेंगे, आप लोग जिससे इसकी तैयारी करेंगे, और विद्यालय खुलने के बाद सभी बच्चे ग्रुप वाइज इसको प्रेजेंट करेंगे। यह एक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में भी आप लोगों को तैयार करना है। तो इनके बारे में, इनके कुछ बिंदु दिए हैं हमें जिस पर हमें चर्चा करनी है, उन पे हम चर्चा भी कर लेंगे और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो इन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। भाषा। बच्चों, हमारे भारत देश में भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भाषाएं वर्णित हैं। आप लोगों को याद होगा कि पिछले वर्ष हमने भाषा संगम कार्यक्रम के तहत 22 भाषाओं पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें आपने 22 भाषाओं में हर भाषा में अपना परिचय दिया था, है ना याद। तो इसीलिए इनमें से कुछ भाषाएं, जैसे कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, असमी, मराठी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, संथाली, गुजराती, सिंधी, मलयालम, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी आदि आदि, है ना। तो इन भाषाओं के बारे में बच्चे सभी सूची बनाएंगे, जो आपके पास पहले भी है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा कपड़े, परिधान। भारत भिन्नताओं का देश है। यहाँ महिलाएं अधिकतर स्थानों पर साड़ी, सूट, लहंगा इत्यादि पहनती हैं। पुरुष धोती, कुर्ता, लुंगी, पैजामा, और वर्तमान में आजकल जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, पैंट, कोट, ये चीज़ें भी पहनी जाती हैं। इन्हें भी आप लिख सकते हैं। नया वर्ष। भारत में अलग अलग प्रांतों में नव वर्ष का तरीका अलग अलग है। जैसे पंजाब में बैसाखी, उदागी आंध्र प्रदेश, विशु तमिलनाडु, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र आदि में मनाया जाता है। तो ये जानकारियाँ भी हम आप अपने प्रोजेक्ट कार्य में नोट करेंगे। तो भोजन। हमारे देश में कई राज्यों में भोजन में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। पंजाब में छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी, सरसों का साग प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर। गुजरात में खाखड़ा, भाखवाड़ी, ढोकला, ठेपला। कश्मीर में रिश्ता, दम आलू, वाजवान। बंगाल में माछ भात, सुक्ती, मिष्टी, दोई। राजस्थान में दाल बाटी,
चूरमा, गट्टे की सब्जी। तो बच्चों, और रोटी सब्जी दाल चावल तो सभी जगह होता है। तो ये विषय विशेष राज्यों के विशेष जो खाना था, भोजन बनाया जाता है, उसके बारे में हमने लिखा। ये भी आप लोग अपने कापी में नोट करेंगे। आगे है लोक कला। लोक कला में कलमकारी, गौड कला, तंजौर पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, बार्ली लोक कथा। तो बच्चों, ये लोक कला में बहुत प्रसिद्ध हैं। और लोक संगीत में है बिहू गीत, गरबा, माहिया, बहुला, पंडवानी जैसे कई लोकगीत, लोक संगीत हैं जो हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आप लोग सूची बनाएंगे, विविधता हमारे देश की पहचान, इस टॉपिक में। ठीक है ना बच्चों? तो अगला प्रश्न है, अन्न के बारे में। फसलों के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तो बच्चों, आप लोग पता करेंगे, जैसे रेवड़ी बनती है, तिल के लड्डू बनते हैं गुड़ के साथ, तिल की पपड़ी बनती है, तिल पापड़ी बनती है, और तिल का तेल निकाल के उससे कई सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो इसलिए फसलों में तिल का बहुत महत्व होता है। तो ये बातें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ख है, क्या तुम जानते हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीज़ों में तेल बनता है? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो बच्चों, आप ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, आपको पता है कि तेल किन किन चीज़ों का होता है। हमारे घरों में तेल आता है ना, रिफाइंड तेल आता है, जो वनस्पति ऑयल होता है, जो सूर्यमुखी से, सोयाबीन से और अन्य वनस्पति पदार्थों से बनाया जाता है। और हमारे यहाँ जो फसल होती है, सरसों से, राई से भी तेल निकलता है। अधिकतर वहाँ वही इसी तेल का उपयोग हम करते हैं, और तिल का तेल भी बहुत उपयोगी होता है। तो ये थे फसलों से, वनस्पति से होने वाले तेलों के बारे में आपने सुना। आगे है किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। वे कहाँ से आते हैं? आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी, आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में दिए गए बिंदुओं पर ध्यान से जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। बच्चों, ये बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्य मिला है। तो सभी बच्चे इसमें ध्यान देंगे कि आप लोग शुरुआत से कहाँ से आई होगी ये चीज़ करके। सबसे पहले जैसे आलू की पकौड़ी किन चीज़ों से बनती है, आप लिखेंगे। आपको पता है ना, घर में आलू की पकौड़ी बनाई जाती है। पता करेंगे कि आलू की पकौड़ी में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता होगा, तो वो चीज़ें, जैसे आलू है, आलू कहाँ होता होगा, तो आप लोग ये पता करेंगे। शहर के बच्चे कहेंगे कि दुकान में होता है। दुकान में कहाँ से आता है, तो इसकी काफ़ी अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आलू किसी किसान द्वारा किसी खेत में उगाया जाता है, जो वहाँ से फैक्ट्री से होते हुए जो पैक होके हमारी दुकानों तक आता है, जो हम तक पहुँचता है। हम तक पहुंचने का सफ़र उसका क्या रहा होगा, तो इसी क्रम में आगे को आप सफ़र की भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहाँ से आया, फिर वहाँ से कहाँ आया, वहाँ से पैकिंग हुई, फिर कैसे दुकान में आया। तो ये भी आप उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है वह चीज़, ये भी पता करेंगे आप। जो चीज़ें आपने उस पकवान में, पकौड़ी में डाली हैं, तो पता करेंगे किन किन हाथों से, कहाँ कहाँ से वो हम तक पहुँची है। इस पूरे सफ़र में किन किन लोगों की मेहनत लगती है, आप देखेंगे बच्चों, तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक चीज़ हम खाते हैं, हमें बहुत सरल लगती है, पर उसमें कितने लोगों की मेहनत लगी है और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, उसके बारे में जब हम पता करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने लोगों की मेहनत लगी है। खेत में बोने से लेके उगाने तक, उसकी सिंचाई, गुड़ाई, फिर फसल तैयार होके उसे
दुकानों तक पहुंचाने में कितने मज़दूरों का काम हुआ है, उसमें कितने लोग लाए हैं, कितनी गाड़ियों में लोड किया गया है, फिर वो हम तक पहुंचा है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर किसी चीज़ में। आगे इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है, और ये भी आप जानेंगे कि इतनी मेहनत के बाद उनको उसमें क्या मिलता है। कभी कभी किसानों को उनकी मेहनत के बराबर नहीं मिलता। आप इसको अगर बनाएंगे, देखेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो आपको पता चलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से हेडिंग वाइज बनाएं और अपनी जानकारियाँ उस हेडिंग में लिखें। ठीक है ना? तो सभी बच्चे इस काम को बड़े मन से करेंगे और हमें शेयर भी करेंगे, और विद्यालय खुलने के बाद हम इस काम को और इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो इस समय इस पाठ को हम समाप्त करते हैं। सभी बच्चे दिए गए कार्य को बड़े ध्यान से करेंगे, और कहीं पर कोई परेशानी होगी तो पूछ लेंगे। ठीक है? और सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? बाय बाय।